देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। गुज़िश्ता कई रोज़ से कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा है वो देखकर दिल खून के आंसू रोता है। कौमी असम्बली मुल्क के माशी, सियासी, मुआशरती व समाजी रवैयों की आईनेदार होती है। जो कौमी असम्बली में हो रहा है, अगर यही हमारी कौम का चेहरा है, ये कौम का सियासी हाल और मुस्तकबिल है, यही समाजी रवैये हैं, तो फिर जान ले कि हम सिर्फ तमाशे ही कर सकते हैं। क्या किसी सियासतदान को एहसास भी है कि महंगाई का हिसाब किताब क्या है आजकल? ऊपर से बजट ने आम इंसान को जमीन में गाड़ दिया है। पाकिस्तान का 18.8 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया गया, जो मुल्क की जीडीपी का 15% हिस्सा है। किसने बनाया बजट? लगता है हुकूमत खुद नहीं जानती। हत्ता के इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी कह रही है कि बजट बनाने से पहले हुकूमत हमसे मशवरा कर देते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में क्या कहा इस हवाले से, आइए आपको सुनवाते हैं। और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए कि हम बैठे, आने वाले साल का बजट आ रहा है, हुकूमत का मजबूरियां ये हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसले ये हैं, आपका तजवीज क्या है? जनाब स्पीकर, इस कदम से बेहतरी ही होता, कोई हम बुरा तजवीज तो आप ना मानेंगे ना हम आपको देंगे। और इससे जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त है उनको कुछ करने को मिलेगा, वरना वो इधर आके एहतजाज करके चले जाते हैं। इसमें अगर हम उनका इनपुट लेते, उनका ओपिनियन लेते, उन ओपिनियंस में से कुछ अपना बजट में शामिल करते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर साल बजट अशराफिया को तस्कीन पहुंचाने के लिए पेश किया जाता है। इस बार भी यही हुआ है, मगर कब तक यही होता रहेगा? सवाल ये है, जिस सेक्टर व मंसूबे से आवाम को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है, मौजूदा हुकूमत ने उसी ही में टैक्स लगाया है, बजट कम कर दिया है। आपको हुकूमती तरजीहात से भी आइए रूशनास करवाते हैं। हुकूमती बजट की तरजीहात क्या हैं, इस पे बात कर लेते हैं। दिफा पर 2122 अरब रुपए खर्च करने का टारगेट रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने ज़राअत और फूड सेक्टर के बजट में 48% कमी कर दी है। बजट में मालियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में HSC के लिए मख्तस जो था ओवरऑल, उसमें 4% की कटौती कर दी गई है। HSC का मख्तस बजट 69 अरब रुपए है। तालीमी बजट हुकूमत के कुल अखराजात का सिर्फ 0.5% है। जबकि इसके बरक्स अगर हम पड़ोसी मुल्क की ही बात कर लें, यानी कि भारत में, तो भारत अपनी जीडीपी के 6% तालीम पर सरमायाकारी कर रहा है। हुकूमत ने इंसानी हुकूक डिवीजन के लिए 104 मिलियन रुपए मख्तस किए हैं, जो पिछले साल 30 मिलियन रुपए किए गए थे, यानी 26 मिलियन की कमी कर दी गई है। 130 मिलियन रुपए किए गए थे, यानी कि 26 मिलियन की कमी कर दी गई है। ये बजट भी पहले की ही कड़ी है, जिससे दिहाइयों से लोगों को इस्तेसाल का शिकार बनाया जा रहा है। अशराफिया वफाकी हुकूमत से अलाउंस और बजट के मख्तस रकम में अपना इजाफा कराने में कामयाब हो गई है एज यूजुअल। इसी तरह से बेचारे पिसे हुए मजदूर और किसानों को इस बजट से कोई फायदा किसी भी किस्म का नहीं नजर आ रहा है। हुकूमत ने कानून साजी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अलाउंसेस में इजाफा किया, उन्हें मरात दिए, नवाज दिया, लेकिन मुल्क में ज़राअत पर खुराक के शोबे के लिए मख्तस रकम में कमी कर दी। इसी तरह से सिविल अलाउंसेस की भरमार और टैक्स ना देने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी तो दी गई है, लेकिन कौमी असम्बली में वजीर खजाना ने टैक्स ना देने पर क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क के ताजरान और दुकानदारों को कौमी जरूरत के मुताबिक टैक्स नेट में आना जरूरी है। मुजवजा बजट 2024-25 में FBR ने ऐसे इकदामात का असूली फैसला किया है
जिसके तहत ताजरान, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए सेक्शन 236G और सेक्शन 236H के रेट में भारी इजाफा किया जा रहा है। कैसे लाया जाएगा, कब लाया जाएगा, हर घड़ी हर जगह यही सवाल है। दूसरी जानिब सवाल ये भी है कि बिजली के बिल्स पर जो टैक्स हुकूमत पहले ही वसूल कर रही है, ग्रॉसरी पर टैक्स है, दवाइयों पर टैक्स है, इस मुल्क में सांस लेने के अलावा हर चीज पर टैक्स है। मईशत की खातिर अवाम ये बोझ बर्दाश्त तो कर रहे हैं, करते आए हैं, 75 सालों से हुकूमत का साथ देते आए हैं, मगर कब तक? सवाल यह है कि कब तक ये बोझ आम आदमी बर्दाश्त करता रहेगा? कब तक आम आवाम को आप इसी तरह चक्की में पीसते रहेंगे? सवाल यह है कि आपकी जो तरजीहात हैं उनके अंदर एक आम आदमी के रिलीफ का मामला कब उठेगा? अशराफिया को आप जितना ज्यादा छूट देते जा रहे हैं और जिस घड़ी आप उनको पाले जा रहे हैं और आम आदमी पर बोझ डाले जा रहे हैं, इसके सवालात अब तक इस बजट में नजर नहीं आते, ना पहले नजर आए हैं ना आज नजर आ रहे हैं। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले जुल्फिकार अली बदर साहब हैं, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के पीपल्स पार्टी से। मेरे साथ अहद अली शाह हैं, MNA हैं तहरीके इंसाफ से, और मेरे साथ अंजुम अकील साहब हैं, MNA हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। आई वेलकम यू ऑल इन माई प्रोग्राम। जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जुल्फिकार अली बदर साहब, एक तरफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जी ऑपोजिशन को भी साथ लेना था, हमें भी साथ लेना था, लेकिन उसके बावजूद मेरे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कल शाम को बैठ के एक प्रेसर करते और कहते कि बजट तो पास हो जाएगा, और मेरे मुसद्दक़ ज़राए बता रहे हैं कि 1 से 2 दिन में आप बजट की वोटिंग में शामिल होंगे और जो है आप इसको अप्रूव कराने की तरफ चले जाएंगे। तो फिर ये तनकीद का क्या फ़ायदा और ऐसे मुनाफिकत का क्या फ़ायदा? लोग ये पूछ रहे हैं कि जिसमें ना आप इधर हैं ना आप उधर हैं। आखिरकार तो आप हुकूमत के साथ ही इस बजट को पास कराने में शामिल होंगे। जी जुल्फिकार साहब। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको आवाज आ रही है? जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे जुल्फिकार अली बदर साहब की आवाज नहीं आ रही। दूसरी जानिब अहद अली शाह साहब की तरफ जाऊंगी। अहद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। अहद अली शाह साहब, ये बजट की बात आज बिलावल साहब करते करते ऑपोजिशन की तरफ भी गए ना, उन्होंने ऑपोजिशन की तरफ भी इशारा किया कि ऑपोजिशन को भी शामिल करना चाहिए था, उनसे भी सजेशंस और ओपिनियंस लेने चाहिए थे। आप क्या समझते हैं इस बजट को देखते हुए? अभी तो वोटिंग होगी और पास भी हो जाएगा, क्या करेगी अब ऑपोजिशन इसके लिए? जी, हमने तो अगर आप देखें दुराने बजट सेशन जितने में पाकिस्तान तरीके से आप कहने से हम सब ने इसकी भरपूर मुखालफत की और हमने ये चीज अवाम के सामने पेश की कि ये बजट तो ना अवाम के हक में है, ये एक इम्पोर्टेड बजट है जो IMF का तैयार करदा एक आप समझे कि एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जो उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान की मिनिस्टर असम्बली पे आज इस पे बहस हो रही है और आप खुद की पार्टी का एटीट्यूड देख लें इस बजट से कि वो खुद भी ना उनको इससे एतमाद में लिया गया। अगर बिलावल साहब अगर ये कहते हैं कि अपोजिशन को भी इसमें लेना चाहिए, पहले तो वो खुद को इसमें इंडोर्स करे। उनको तो खुद इस चीज पे एतराज है कि उनको भी एतमाद में नहीं दिया गया कि वो इस हुकूमत का हिस्सा है भी और हिस्सा नहीं भी है। तो हम तो थोड़ा बड़ी दूर की बात है, हम तो अपोजिशन है और ये काम तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है कि वो बजट तैयार करे। मगर अफसोस कि अगर जिस बंदे के पास मैंडेट ना होगा, तो मैंडेट ना होने की वजह से आपको इस किस्म के बजट फिर आपके पास रेडीमेड आते हैं। फिर आप अंडर द प्रेशर बैरूनी ममालिक के प्रेशर में आके फिर आप IMF के प्रेशर में आके फिर आप बजट बनाते हैं, तो उसका सारा नुकसान जो है वो फिर पाकिस्तान की आवाम को मिलता है। जिस तरह इन्होंने बजट में कोई टैक्स नेट को ज्यादा करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा दिया है जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, जो ऑलरेडी तनख्वाहदार लोग हैं। जिनको चाहिए था कि ये ऐसे इकदाम करते कि जिससे आप टैक्स कलेक्शन के लिए आप उसका बहुत ही बढ़ा देते, आप ना कि उन्हीं लोगों पे आप फोकस करते तो और भी टैक्स दे रहे हैं। तो इससे मुल्क में मजीद महंगाई आएगी, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पे मजीद बोझ आएगा।
आप इसमें देखिए इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या दिया हुआ है, आप इसमें देखिए इन्होंने बलूचिस्तान को क्या दिया हुआ है, आप इसमें देखिए इन्होंने गवादर को क्या दिया हुआ है। जो आप ये जो बात करते हैं कितना वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, आप देखिए इन्होंने इसके लिए क्या दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये बजट अगर ये मंजूर भी करा देते हैं, मगर इसके आप देखेंगे जब ये सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये लोगों की चीजें निकलेगी और फिर आप इस हुकूमत का हादसा देखेंगे तो ये हुकूमत का क्या हासिल होने वाला है। इनको अपने आप का पता ही नहीं है ये इनसे क्या हो गया है और आने वाले 2-3 महीनों में इनके साथ क्या होने वाला है। ओके, जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। जुल्फिकार अली बदर साहब, मेरा आपसे सवाल था, मैं किया था आपको, लेकिन शायद मुझे आवाज़ नहीं आई थी। मैं दोबारा आपसे चाहूँगी कि सवाल कर लूँ। सवाल यही है कि बिलावल साहब बजट पर तनकीद करते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, उसके बावजूद ये भी कहते हैं कि जी ऑपोजिशन के हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन जो मुसद्दक़ के ज़राए बता रहे हैं, और ख़ास तौर पे कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कल शाम में जो प्रेसर की उसके बाद, तो बजट तो आप फिर भी पास करवा रहे हैं मिलके हुकूमत के साथ। मतलब ऑफकोर्स मुँह से भी इग्नोर नहीं कहूँ मैं, हुकूमत तो आप खुद ही हैं। तो आप तो एक तरफ तनकीद भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं। तो ये बात पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत वाली, लोग कह रहे हैं कि क्या चल जाएगी वाकई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए ये जो लोग पीपल्स पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी मुनाफिकत करते हैं, ये सिर्फ मुनाफिक ही कहते हैं। बिकॉज पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है और सियासत मुल्की मुफाद के लिए कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी ने जो है इतनी सीटें ली हैं जिसपे हुकूमत नहीं बना सकती थी, तो पीपल्स पार्टी ने एक समझदारी के साथ फैसला किया कि हमने किसी एक पार्टी को वोट करना है और हमने वोट किया। उसके नतीजे में अगर पीपल्स पार्टी को एक प्रेसिडेंट, एक चेयरमैन सेनेट और 2 गवर्नर आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा है। हम बिल्कुल आईनी ओहदों के ऊपर बिल्कुल बुर्जमान है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत के आईनी जितने भी कैबिनेट के डिसीजन है उसका पार्ट एंड पार्सल है, ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है और वो पार्टी चेयरमैन की हैसियत से ये जो है उन्होंने तकरीर की है और उन्होंने बिल्कुल तनकीद का करना बनता था, बिकॉज उन्होंने कॉमन मैन की बात करनी थी। अगर इस बजट के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर वो तो आप फिर क्यों पास करवा रहे हैं जब आपको पता है कि सुनामी आएगा एक महंगाई का, और अभी तो पास नहीं हुआ है तब बुरे हालात हो गए हैं, तो फिर आप क्यों पास कराने जा रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, क्यों हुकूमत में बैठे हैं? आप निकल जाएं। क्या करें फिर, छोड़ दें हुकूमत को? क्या करें, हुकूमत के सियासत करना छोड़ दें? तो लोग तो यही कह रहे हैं। अच्छा, आपको यानी कि सियासत प्यारी है लोगों के? लोगों को इस बात का नहीं ना पता कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी कितने मुश्किल हालात थे। वो जो क्या मुश्किल हालात थे जुल्फिकार साहब, समझ नहीं आ रहा है। ये बात जानना चाहते पाकिस्तान की आवाम, क्या मुश्किल हालात है वो बता दें, क्योंकि आप तो ये कहते थे कि महंगाई मुकाओ, मार्च किया था आपने कराची से इस्लामाबाद तक, आपने तो जो है वो महंगाई के नाम पे इतने जलसे और जुलूस किए सारे, और अब आप लोग खुद वो काम कर रहे हैं। आप तो खान साहब की हुकूमत आप लोगों ने घर ही भेजी इसी बुनियाद पे थी कि जी महंगाई महंगाई महंगाई। अब आप उसका कंपैरिजन उठा के देख ले, कहाँ आप लोगों से कुछ भी जो है वो कंट्रोल हुआ है? अगर कंट्रोल हुआ है तो महंगाई रिवर्स पे जानी चाहिए। सिर्फ क्या 3.5 साल के मामले पे आप लोग पूरे 70 साल का मलबा डाल देंगे? ये समझ नहीं आ रहा। लोग ये सवाल कर रहे हैं और खास तौर पे सोशल मीडिया पे तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आप लोग की जस्टिफिकेशन अब मतलब पल्ले नहीं पड़ी लोगों को। देखिए, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि वो जो 4.25 साल का अरसा है उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी उसने मुश्किल डिसीजन लिए थे, महंगाई बढ़ी थी, मामलात बड़े थे, चैलेंजेस ज्यादा थे, मुश्किलात थी। उसके बाद अब इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आई है वो फैसले कर रही है और मामला चल रहे हैं। देखिए, डॉलर मुस्तहकम है, इकोनॉमी एक तरह से खड़ी हुई है, पेट्रोल मुस्तहकम है, बाकी चीजें हैं। हुकूमत के अंदर बैठे हुए जो अरकान है, जो हुकूमती पार्टी है, वो फैसले कर रही है। उससे हमें भी नुकसान होता है, उससे उसके फैसले करने से हमें भी उसकी महंगाई से फर्क पड़ता है, आम आवाम को भी पड़ता है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है रिदा, कि पूरी आवाम को और पाकिस्तान के लोगों के लिए अगर हम इस टाइम पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खत्म कर देंगे ना और वो राइज करेगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, तो ये मुल्क के अंदर ये जो अभी आप देख रही हैं
नहीं, आई डोंट बाय दिस नैरेटिव एनी मोर। मैं एज अ पाकिस्तानी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वजह ये, क्या आपने इस एक में जुल्फिकार साहब सवाल ये, क्या आप लोगों ने इस ये पॉइंट्स रखे हुकूमती जमात के सामने, मुस्लिम लीग नून के सामने, कि जी हम बजट पास नहीं कराएंगे, आप अपने एक्सपेंसेस कट करें, आप ये अपनी लग्जरीज कट करें, आप अपने ये अलाउंसेस कट करें? इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही ना फ्लोर ऑफ द हाउस। बस तकरीरें करने से क्या चीजें हो जाएंगी हल? देखिए, आप एक चीज नोट करें, बिलावल साहब की तनकीद के अंदर जो उन्होंने एक फिक्रा इस्तेमाल किया कि ये बजट बाय द बाबूस फॉर द बाबूस टू द बाबूस, तो ये एक बात आपको समझने की जरूरत है कि ये जो बजट बना है ये उन्हीं लोगों ने बनाया है जो पिछले माजी में कई सालों से अब इस मुल्क की जराए वसाइल के ऊपर काबज है, राइज है, और वो इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और वो अपनी लग्जरी को खत्म नहीं करना चाहते। यहाँ पे क्यों नहीं सिस्टम क्रिएट होने देते, क्यों नहीं ऐसे मामलात होने देते कि जैसे पार्लियामेंटेरियन की जितनी तनख्वाह है, जो पर्सन प्रिविलेजेस उसके है, उससे कम होने चाहिए एक सेक्रेटरी के, या एक यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ज्यादा पैसे कमा रहा है, वहाँ पे उसके पास ज्यादा पावर है। असल पावर तो ब्यूरोक्रेसी के पास है, असल पावर तो पुलिस के पास है। ब्यूरोक्रेट, ये जो पॉलिटिशियन पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो सिर्फ लेजिस्लेशन करनी है, लेकिन जो फैसले हैं वो ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करती है। आज भी रूल्स ऑफ बिजनेस, आपको एक बात बता दूं, पढ़े रूल्स ऑफ बिजनेस, कि अगर कभी मिनिस्टर और सेक्रेटरी का इख्तिलाफ हो जाए तो सेक्रेटरी हैज द प्रायोरिटी ओवर द मिनिस्टर, बिकॉज ही इज द सीईओ ऑफ द मिनिस्ट्री। अब वो फैसला सेक्रेटरी का माना जाएगा, मिनिस्टर का नहीं माना जाएगा। ये आप पढ़े तो सही, इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। यहाँ पे लोगों को ग्राउंड रियलिटी किताबें पढ़ते नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वन विंडो ऑपरेशन की तरफ जाएं। आपको कहना था ना, नून लीग आपके साथ बैठी है, आपने उनको हुकूमत दी है पूरी बना के, आप उन्हें कहें वन विंडो ऑपरेशन पे जाए, खत्म करें ब्यूरोक्रेसी। पूरी दुनिया में ये होता है, 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके आप अपने सऊदी अरब चले जाए, वहां देख लें क्या है। देखिए, वन विंडो, आपने अगर सऊदी अरब का मॉडल पढ़ा हो, सऊदी अरब कह रही हूँ मैं, दुबई चले जाए आप, 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई चले जाए तो आपको पता चल जाएगा। आपको दुबई का भी बताता हूँ और सऊदी अरब का भी बताता हूँ। दुबई वालों ने तो अब सारा सिस्टम आईटी के ऊपर लेके गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों उन खातों में रखे हुए हैं बीपी? उसकी वजह है, हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये फैसले जो है, ये ब्यूरोक्रेसी कभी चाहती नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आपका आईटी सिस्टम राइज हो, जो उनकी पावर्स है वो कटेल हो जाए, खत्म हो जाए, वो नहीं करना चाहते। और सऊदी अरब के अंदर मैं आपको क्राउन प्रिंस शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान का बताऊं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने के लिए बहुत कई साल बड़ी मेहनत की, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म नहीं कर सके। उन्होंने उसके पैरेलल नया सिस्टम क्रिएट किया। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर से लोगों को बुला के वहां पे एक पैरेलल जो है वो बॉडी बनाई, तश्कील दी और उसको लेजिस्लेट करवाया। अब वो बॉडी को ट्रांसफर किया, आज भी ब्यूरोक्रेसी वहां पे है, सिर्फ उसकी पावर खत्म कर दी गई है। मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है इस सारे मामले को चलाने में, और ये जो विजन 2030 को इम्प्लीमेंट करने में, इसके ऊपर कई साल लगे और उनको 2-3 दफा फेलियर का सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग भी यहाँ पे आके बजट बनाते हैं या हुकूमत करते हैं, ना उनको गवर्नेंस का ज्यादातर को पता है, ना उनको यहाँ पे ये पता है कि हमने सिस्टम्स कैसे क्रिएट करने हैं, कंट्रोल्स कैसे बनाने हैं, आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंटीग्रेट करना है पूरे सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस को कैसे डिजिटल करना है, इकोनॉमी को कैसे डिजिटल करना है, पब्लिक पॉलिसी को कैसे रिव्यू करना है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है वो 50 साल पुरानी है। यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। जुल्फिकार साहब, ये चीजें इनिशिएट करने की बात है ना, इनिशिएट करने की बात है। आपके पास एक सूबे की चौथी कंसेक्यूटिव हुकूमत आ गई, आप यहाँ कर लेते, अपने सूबे में कर लेते। यहाँ का कौन सा कोई बहुत कामयाब बजट आया है? इस सूबे का कौन सा कोई बहुत कामयाब बजट आया है? आई एम सॉरी टू से वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे भी तो ये तो हालात सब तरफ के ही हैं। इनिशिएट तो करें, कहां से इनिशिएट कर रहे हैं? कहीं से भी नहीं कर रहे हैं। करती हूँ मजीद आपसे बाद में अंजुम वकील साहब की तरफ भी जाऊंगी। अंजुम साहब, आपको आवाज आ रही है? अंजुम साहब, आपको आवाज आ रही है? अंजुम वकील साहब, जी अंजुम वकील साहब,
और ये सब बजट पे हालात सबके सामने, एक गरीब आदमी को तो आपने मार दिया है, तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, उसके बिजली के बिल, उसके पानी गैस के बिल, उसका फिर ग्रोसरी का मामला। आप मुझे बताएं, खुद बता दें, अभी ड्यूरिंग द लाइव शो मैं आपको टाइम दे देती हूँ, आप मुझे बता दें कि आप 50,000 अगर आपकी तनख्वाह हो तो क्या आप अपने उस 50,000 में अपने घर का, जो आदमी किराए के घर में रहता हो, उसका आप बजट बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बात यह है कि आज मैं नहीं समझता ये मसाली बजट है, लेकिन जिन हालात में ये बजट बनाया गया है मैं समझता हूँ बहुत बेहतर बजट है। आप ये पूछें कि ये आज के जो हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए 2013 से 2018 हमारी हुकूमत थी, 2017 में हमारा मैंडेट जबरन छीन लिया गया और 2017 तक जो हमारी मुल्क की हालात, जो जब हमने 2013 में हुकूमत ली थी, आप सब जानते हैं कि मुल्क में लोड शेडिंग कितनी थी। आप सब जानते हैं कि उस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी कितने अरूज पर थी। आप सब जानते हैं कि उस वक्त मुल्क में कितना ज़्यादा सिक्योरिटी के प्रॉब्लम थे, लेकिन हमने सबको न सिर्फ फेस किया बल्कि हमने महदूद टाइम में हमने जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म किया। हमने आपके सामने है कि हमने लोड शेडिंग को ख़त्म किया, हमने महंगाई को कंट्रोल किया। उसके बाद हम जिस तेज़ी से आगे जा रहे थे कि हमने सी पैक बनाना शुरू कर दिए, हमने मोटरवे बनाने शुरू कर दिए, हमने ग्रीन लाइन ट्रेन चलानी शुरू कर दी, हमने मेट्रो बस चलानी शुरू कर दी, हम GDP 5.8 पर ले गए। उसके बाद एक साजिश होती है और एक दो तिहाई वाली हुकूमत है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अमन व अमान के कोई मसले नहीं है। एक अपानामा का सिलसिला शुरू होता है और एक अकामे पे ख़त्म होता है और 2 तिहाई वाले वज़ीर आज़म को की हुकूमत गिरा दी जाती है, मुल्क को अदम इस्तेकाम पैदा कर दिया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखें, ये पनामा में सिर्फ क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का तो वहाँ नाम ही नहीं था, लेकिन वो आपने एक कामे पे 2 तिहाई वाली हुकूमत को ख़त्म कर दिया। आप जब तक जिम्मेदारान का तयन नहीं करेंगे, मैंने कल पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा कि कोई पार्लिमानी कमेटी बने जो इन हालात का तयन करे, इनके जिम्मेदार कौन है और उनके लिए क्या किस तरह सजा उनके लिए होनी चाहिए, कौन लोग हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के पीछे पड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो वो तो आपकी अपनी पार्टी के जुबैर साहब ने बता दिया स्क्रीन पे बैठ के। 2 दिन पहले जुबैर साहब ने जो इंटरव्यू दिया लास्ट जुमेरात को, उन्होंने खुद बता दिया कि कौन जिम्मेदार हैं। आप ये लोगों से क्या बता रहे हैं, लोगों से क्या पूछ रहे हैं? लेकिन ये जुबैर साहब ने जो कुछ कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन उनकी तरदीद भी साथ आई है कि मैंने ऐसे नहीं कहा, ऐसे कहा, पर उसकी मैं बात नहीं करता। लेकिन हमने ये पार्लिमानी कमेटी बना के हमने ये तय कर रहे हैं, और हम अगर ये करें कि आज अगर हमारा 100 दिन हुआ है, ठीक है, 100 दिन के अंदर हमें बजट भी पेश करना पड़ रहा है, लेकिन हमने कोशिश की है, मियाँ शहबाज शरीफ ने अपना पूरा विजन इस्तेमाल करके एक दफ़ा फिर मुल्क को जो तन्हाई का शिकार था, आज आप सब जानते हैं कि चाइना ने सी पैक बंद कर दिया था, आज वो फिर हमारे साथ चाइना आपसे आज भी खुश नहीं है। सॉरी टू से, चाइना आपसे आज भी खुश नहीं है। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रही हूँ, आज भी वो आपसे खुश नहीं है। आपने सिक्योरिटी उनको नहीं दी उस तरह से जिस तरह से उनको चाहिए। वो फिर रोते हैं, वो रो रहे हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स तैयार पड़े गवादर में, आपके पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है लोगों को बिजली फराहम करने की। वो किन किन बातों पर रो रहे हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। ये आप यही कहते हैं सिस्टम की कंटिन्यूटी होती। एक हुकूमत जो वायदा करती है उसके भी अपने भी इज्जत का पास होता है और पाकिस्तान की मुल्क की इज्जत के पास होता है और वायदा मुकम्मल करने की कोशिश करती है। ये है कि सिस्टम की कंटिन्यूटी नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है। और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया अब हमसे वायदे करते हुए डरी है, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है या शहबाज शरीफ, चाइना हमारे साथ बिल्कुल मुत्तफिक है, सऊदी अरब हमारे साथ पूरा मुत्तफिक है और UAE हमारे साथ चलने के लिए तो आपने 25 करोड़ से ज्यादा आपने जो है कैंपेन चलवा दी, इश्तिहारात की, आए क्यों नहीं सऊदी वाले? सबसे पहले हमने तनाई से निकाला। सर यही सवाल है ना लोगों का, आपने यही कह के तो लोगों आए को सऊदी वाले कितने चक्कर लगा चुके हैं।
सर कहाँ है? सलमान साहब का था, चल रहा था कि जिस आने भाई वाले कितने चक्कर लगा चुके हैं सऊदीया वाले। सर उसका रिजल्ट भी ले 100 लीजिएगा दिनों कि की उसका करगतियां रिजल्ट क्या है। बता वो रहे हैं, मुझे 100 तो दिनों पता है, की। मैं ऑनर नहीं 100 बोला दिनों सारे में हमने जी। मस्तकम किया, में कमी लेकर आए। वो आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज की हाईएस्ट रेट पर लेकर गए। खारजा पॉलिसी आपके सामने है, जिस तरह आप खुद जिक्र कर अपनी अखराजात का करें। हमने ऐसे इदारे जो आज PWD की तरह जो गर्गी सिफर थी, हम उन इदारों पे, हाँ ये जरूर ख्वाहिश है मेरी जो आगे अवामी नुमाइंदा होने के नाते ख्वाहिश है कि बजाय इन इदारों को ख़त्म करने के हम इनमें से काली भेड़ों को निकालें। लेकिन इसके बावजूद मैं अगर जो हर ज़रूरी है तो इदारे ख़त्म करने ऐसे जो बिल्कुल कोई करकदगी दिखा रहे, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उन लोगों में जिन लोगों की 30-40 साल नौकरियां हो गई हैं उनको हम तफज़ दें। हर चीज़ पे नज़र है, लेकिन आप कर रही वन विंडो वाले SIFC हमने इसलिए बनाया है कि वन विंडो स्कीम है, उसमें जो इन्वेस्टर बाहर से आएगा वन विंडो पे हर चीज को इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। ये देखिए ये 100 दिन की कारकर्दगी है। सर आप ये मौका तो SIFC देना। बिल्कुल आज आपने बनाया है, लेकिन हर मामले में नहीं आप मेरी बात सर, सुने, आप मेरी बात सुने। 2016 में हमने IMF का कशकोल तोड़ दिया था। अब उस IMF को दोबारा कौन लाया है? और हमने तो वो जो लाए हैं उन्होंने मायदे की पासदारी नहीं की। सर ये उन्होंने IMF को SIFC नाराज बहुत किया। अच्छा प्रोजेक्ट है बिल्कुल, लेकिन सारे इनिशिएटिव्स और काम करना सिविलियंस की जिम्मेदारी है। जिस मुल्क में जमहूरी निजाम होता है, आप लोगों के वोट लेकर आए हैं तो ये आपने देना था। हर मामले में, हर इदारे में अगर आप फौज को ले आएंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चीजें चलाएं, तो यही तो गिला तो PTI की हुकूमत से भी होता था। लोग यही सवाल करते थे कि भाई आप सिविलियन सेटअप में बैठे तो सिविल हुकूमत को चाहिए कि वो काम करे, जो उनके काम है उनको वो काम करने दें। हम चाहते हैं आप वन विंडो ऑपरेशन अपने इदारों में लाए ना, अपनों की बताए ना, अपने जो महकमे चल रहे हैं उनकी ब्यूरोक्रेसी खत्म करें ना। वहाँ सिविलियन भी हैं, ऐसी बात नहीं, सारे फौजी हैं। लेकिन मैं देखिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम IT को प्रमोट कर रहे हैं। लिमिटेड टाइम में हमने IT की जो एक्सपोर्ट है $3.5 बिलियन तक लेकर गए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक साल में इसकी एक्सपोर्ट को कहाँ लेकर जाते हैं। हमने 6 बिलियन रुपया रखा है लोगों को स्किल देने के लिए। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम झूठी वो 50 लाख लोगों की बात नहीं करते, आपको हम मालूम है लोगों पाकिस्तान की को पॉपुलेशन रोजगार देंगे। सर अपनी पाकिस्तान की बेटियों अपने बेटों जो घरों में बैठे हैं पढ़ लिखे यंग यूथ उनके पे अपने डिपेंड पांव पर करती है। खड़ा उनको करेंगे। आपने इस्तेमाल करके कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया इस बजट में। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंप्राइज यूथ पे करती है, जो कि इस वक्त 80% है। उस एसेट को तो आपने यूज ही नहीं किया, उसके लिए कोई आपने बजट में कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। 5 सर लैपटॉप स्कीम से कुछ नहीं हो जाता, खाली लैपटॉप स्कीम है उसमें। 5 बिलियन हमने उस बजट में यूथ के लिए रखा है। पता नहीं 5 बिलियन ये हमने यूथ के लिए रखा, लैपटॉप के लिए अलग रखा है। 1600 लोगों को, बच्चों को लैपटॉप हम दे रहे हैं। लैपटॉप से कुछ नहीं होगा, खाली मकबूजा कश्मीर के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको 1600 लैपटॉप दे रहे हैं हम। नहीं लैपटॉप क्यों नहीं, लैपटॉप के लिए लोग IT पे काम करेंगे, घर बैठे काम करेंगे। हमने PM यूथ प्रोग्राम लोगों को दिया है, ये सारी चीजें हमने लोगों को दी हैं। आप देखिए ये 100 दिन की कारकर्दगी है, एक साल गुजरेगा आप फिर 100 दिन की कारकर्दगी और PTI की 100 दिन की कारकर्दगी से आप मुआवजा करें, जहां लोगों को अंडे, मुर्गी और बकरियां और भैंसों देने के अलावा कुछ नहीं किया। हम तो आपको वो काम कर रहे हैं जो जिसमें दुनिया आगे जा रही है, और इंशाल्लाह साबित करेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसे लीडर हैं, पाकिस्तान के लोगों में ऐसी पोटेंशियल है, पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान की बच्चियों में इतनी पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को एक साल में मिसाली इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अपने पांव पे खड़ेंगे। हम एक साल में आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान में IT को $25 बिलियन तक लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं ऑपोजिशन से पूछ लेती हूँ, वो इन इकदामात से कितनी मुतमईन और कितनी अपसेट है। जी अहाद अली शाह साहब, आप भी यंग ही हैं और यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए आपको नजर आया कोई इफेक्टिव प्लान इस बजट में? मैंने जो बात की कि हम लैपटॉप दे रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप देना आपको स्किल, पहले आप स्किल दें, ठीक है, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें, उसके बाद आप लैपटॉप दें। एक बंदे को सिर्फ हाथ में सेंचुरी दे देना बच्चों की आप लैपटॉप लें। इन्होंने आप देखें अगर कश्मीर में और जितने भी पंजाब में आप यूनिवर्सिटी का हाल देखें
कि मैंने एजुकेशन को कितने पैसे दिए, कि एजुकेशन की क्वालिटी अप हो, एजुकेशन के यूथ को उन्होंने कितना स्किल दिया। ठीक है, सिर्फ ये तो नहीं कि आप सिर्फ कर्जा देके, ठीक है, या सिर्फ आप एक चीज देके हाथ में आप उनको देख लो आप ऐसे काम करो, ये तो फिर वही, इससे तो लोग काम कम करते हैं लैपटॉप से, फिर ये मूवी और जो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की चीजें ज्यादा देखते हैं। और दूसरी बात इनकी ये रही थी कि इनको खुद ही नहीं पता कि ये इस ऐवान में बैठे क्यों हैं, इनको बिठाया किसने। ये गिला भी करते हैं कि भाई हमारी हुकूमत गिरा दी गई, तो इनकी हुकूमत जिसने गिराई थी तो उन्हीं लोगों ने इनको अभी दोबारा बिठाया हुआ है, तो फिर ये क्यों बैठे हुए इस हुकूमत में? इनको पता नहीं है कि ये उसी एस्टेब्लिशमेंट से उसी वो जो करे वीगो होते थे, डाले होते थे, ठीक है, इन्होंने जो हुकूमत गिराई थी अब इन्होंने उसी वीगो डाले इनको दोबारा डाल के इस ऐवान में बैठा दिया। तो ये दोनों पार्टियां खुद कंफ्यूज है, इनको खुद नहीं पता, ये कभी बजट के हक में हो जाते हैं, कभी बजट के खिलाफ हो जाते हैं, बशमूल MQM। अगर आप इनके मेंबरान की स्पीचेस देखें तो मुझे नहीं लगता कि हमारी स्पीचेस में उनकी स्पीचेस में कोई फर्क है। ये पीपल्स पार्टी वाले खुद भी मुतमईन नहीं है इस बजट से, MQM खुद भी मुतमईन नहीं है इस बजट से, एवं मुस्लिम लीग वाले खुद भी मुतमईन नहीं है इस बजट से। तो जब ये लोग खुद नहीं मुतमईन, ठीक है, तो फिर ये अवाम को क्या मुतमईन कर पाएंगे और मुझे आपको क्या मुतमईन कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि इनको होश के नाफा ले देने चाहिए, ठीक है, और इनके पास एक ही रास्ता है कि ये मैंडेट था अवाम का, ये उस मैंडेट को तस्लीम करें और ये हक को हक बोले, बातिल को बातिल बोले, और कायद इमरान खान के पास से जाएं या उनसे माफी मांगे कि भाई आप आए इस मुल्क की बात को समझाए, क्योंकि इनके पास ना अवाम का एतमाद है, ना इनके पास दुनिया का एतमाद है। जब आपके पास किसी का ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर आप किस तरह काम कर पाएंगे? इनको खुद पे ही एतमाद नहीं है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इनका जीरो है। आप इनके चेहरे देख लें आके अवाम में कि इनके क्या चेहरे हैं, ठीक है। और मैं खुसूसन बात करूंगा फिर बलूचिस्तान की, आप बजट उठाएं, आप इनसे पूछें कि ये आपने बलूचिस्तान को क्या दिया है, आपने जिला गवर्नर को क्या दिया है, ठीक है, आपने उसकी सिविक एजुकेशन पे कितना पैसा आपने उसके लिए रखा हुआ है, ये आप इनसे पूछिए सवाल। जी बिल्कुल, मैं इसी पे बात करती हूँ। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है ख़ास तौर पे बजट के हवाले से भी, और हुकूमती तरजीहात और बजट तो पास हो ही रहा है। जुल्फ़िकार साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, बजट तो फिर भी आप पास कर रहे हैं, इसका मतलब जो लोग बात कर रहे थे वही मुनाफकाना वाली बात जो हो रही थी, तो उसको लोग सही कहें ना। अगर आप समझते हैं कि बजट सही नहीं है, आवाम दोस्त बजट नहीं है, तो आप लोग क्यों नहीं कोई स्टेप अप ले लेते? सिर्फ तकरीरें करने से क्या, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं। लोग ये पूछते हैं कि क्या सिर्फ तकरीर करने से कौमी असेंबली के फ्लोर पर सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, सारे फराइज पूरे हो जाते हैं? रखा मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि हम चले बजट पास नहीं होने देते, हम हुकूमत गिरा देते हैं, क्या आपका ख्याल है हुकूमत गिराने से मसले का हल निकल आएगा? देखिए असल बात यह है कि सिस्टम को डीरेल नहीं होने देना। इस मुल्क में अगर पार्लिमानी जमहूरी निजाम खत्म हो गया तो इस मुल्क से सियासत आम आदमी से खत्म हो जाएगी। सिस्टम में रिफॉर्म्स भी तो नहीं ला रहे आप लोग, सिस्टम में रिफॉर्म्स भी तो नहीं ला रहे। असल बात यह है कि सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लाने, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। क्योंकि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो हम हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जिस तरीके से भी हो सके रिफॉर्म्स आने चाहिए। हमने नैब के खिलाफ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसके ऊपर भी आवाज उठाई। सर तो कैसे आपके अपने सदर, आपके अपने कायम मकाम सदर उजलत में, ये कोर्ट का बयान है कल का कि जी वो लेकर आ जाते हैं नैब के हवाले से जो है ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किया। देखिए आपको एक बात समझने की जरूरत है कि हर बंदा आरिफ अलवी नहीं होता कि आपके पास जब यहाँ से ऑर्डिनेंस जाता है हुकूमत लिख के भेजती है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 14 दिन डिले कर लेते तो क्या होता, मजीद 14 दिन डिले हो जाता, वो ऑर्डिनेंस तो पास होना ही होना था, उसको हम इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते। तो आपको सिस्टम को चलाना है। अगर हुकूमत की वो रिक्वायरमेंट है, पीपल्स पार्टी साथ बैठी जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज के ऊपर रुकावट डालती जाए। पीटीआई का सदर जिस तरह का एक्ट करता था उसी तरह करना शुरू कर दे। तो फिर आप फिर अवाम के साथ नहीं है, यानी कि आप इस सिस्टम के साथ ही हैं। नहीं, आप अवाम के साथ नहीं, फिर ये लाइन तय करें कि आप अवाम के साथ नहीं, आप सिस्टम के साथ हैं।
भाई पता नहीं कौन से सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। आप खुद ही हम तो कह रहे हैं आवाम की बात कर ना, रहे हैं। आप खुद ही तो कह रहे हैं कि हमने वो तो अवाम के साथ थे इसलिए रुकावटें डालते थे बहुत सारे मामलों में, उन्होंने किए मुश्किल फैसले। देखिए वो क्या कर रहे थे, वो तो सिस्टम डीरेल कर रहे थे। मैं अभी आपसे पहले अर्ज की है कि हमने सिस्टम को डीरेल नहीं होने देना। हमने अवाम के मुफादात के लिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए जहां पे कोई बेहतरी आ सकती है। आप एक चीज नोट करें, 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब ने टापी गैस पाइपलाइन, ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा किया। क्यों नहीं आने वाली हुकूमतों ने उन मुआहिदों के ऊपर अमल दरामद किया? आज मुल्क में ईरान गैस पाइपलाइन होती, टापी गैस पाइपलाइन होती, तो उस मुल्क के अंदर सस्ती गैस होनी थी, सस्ती गैस की वजह से सस्ती बिजली होनी थी, आपकी इंडस्ट्री को सस्ती गैस जानी थी, आपका प्रोडक्ट सस्ता बनना था, एक्सपोर्टर बायर कंपेटिटिव रेट में बेचता, आपका फॉरेन रेमिटेंस बनना था, आपकी बिजली सस्ती होनी थी। आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होने थे। आप देखिए टापी गैस पाइपलाइन 10 साल शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम की गवर्नमेंट में आके किया। आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान ने किस चीज के ऊपर ये इस चीज को डिले किया? ब्यूरोक्रेट के ऊपर, कि ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें थी, 10 साल नहीं हो सका। उन्होंने कहा इंडिया ने अप्रूव कर दिया, अफगानिस्तान ने अप्रूव कर दिया पाइपलाइन को, हमारी तरफ से है। 90% जो फाइनेंसिंग है वो तुर्कमेनिस्तान कर रहा है टापी गैस पाइपलाइन की। उन्होंने कहा प्रॉब्लम क्या, 10 साल से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हमें एक फाइल से दूसरी फाइल, एक कमरे से दूसरी का क्यों नहीं कर रही? देखिए ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर एड्रेस करने की जरूरत है। हमें ब्यूरोक्रेसी में करने हैं। वन विंडो की आप जो बात करी थी, आपकी बात अच्छी थी। वो वन विंडो की जो बात है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है सिस्टम के अंदर, कि यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने हैं। आप देखे ना कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट आता है 17वें ग्रेड से 22वें ग्रेड तक जाता है, आप उसके एसेट चेक करें कितने बढ़ते हैं। दूसरी चीज, वो प्रोडक्शन से लेके, एविएशन से लेके, पेट्रोलियम, फाइनेंस, 50 मिनिस्ट्रियों के अंदर काम करता है। इज मास्टर, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। लेकिन आप उस ब्यूरोक्रेट से बात कर ले, उससे ज्यादा वो आपको बताएगा कि मैंने सीएसएस किया हुआ है, मेरे से ज्यादा पाकिस्तान में लाइक और समझदार आदमी कोई नहीं है। भाई तुम्हारी तो किसी एक महकमे के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है। तुमने तो साल 2-2 साल एक महकमे में लगाए और आप आगे चलते गए हो। बात ये, यहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेटिक निजाम को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। इससे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, और ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को हमें रिफॉर्म्स लानी है। तो क्योंकि इन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं इस मुल्क में। एक और बात मैं करूंगा, एक छोटी सी बात करने लगा। इस मुल्क में ये जो अदालतों के अंदर आप देख रहे हैं इतने केसेस हैं, अगर इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस लोगों को इंसाफ फराहम करे और लोगों के मसाइल का हल करे, कोर्ट के अंदर एक भी केस पेंडिंग ना हो। ये सारे ज्यादा से ज्यादा 95% ऑफ द केसेस इस वजह से है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से और पुलिस की तरफ से रिफॉर्म्स नहीं दी, लोगों को रिलीफ नहीं दिया जाता, उनको इंसाफ नहीं दिया जाता, उनको लंबी रेस में डाल दिया जाता है और लोग फिर कोर्टों के दरवाजे जाके खटखटाते हैं। और कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल में इतने बिजी हैं कि वो अवामी मसाइल की तरफ, हल करने की तरफ उनको डिले करना पड़ा। ठीक है, अंजुम वकील साहब आपकी तरफ आऊंगे। अंजुम साहब, ये वन विंडो ऑपरेशन, हाँ मेरा यही सवाल था, बीच में रह गया था क्योंकि हमारी क्रॉस टॉक हो रही थी कि आपने SIFC का नाम लिया जी, बहुत अच्छा है, मैं उसकी बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे बात करनी है आपके इदारों की, आपके सेक्टर्स की। वफाकी वजीर जो है फाइनेंस, उन्होंने ये कहा पिछले दिनों कि जी हम तो कुछ सेक्टर्स बंद कर रहे हैं, कुछ मिनिस्ट्री शटडाउन होंगी। शटडाउन छोड़ दें, आप ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म ले आए ना, आप वन विंडो ऑपरेशन पे चले जाएं ना। ये इतनी भारी भारी ब्यूरोक्रेसी क्यों डाली हुई है हम पे? बात ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही वैलिड क्वेश्चन है कि मेरे भाई साहब जो पहले बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क की काम ही नहीं करना चाहती। देखें पाकिस्तान के हालात देखें, माशी हालात देखें, उसमें ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, जज, सारे शामिल हैं, सब सफर करेंगे अगर हालात बुरे हुए तो। बात यह है कि एक सर हो गए, इमरजेंसी है इस वक्त मुल्क में, आदत बन गई है, हैबिट बन गई है कि हमने काम नहीं करना। साहब अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं, तो इसमें अगर आज भी इन हालात में अगर हम रियलाइज नहीं करें तो बिल्कुल आप कह रहे हैं, बिल्कुल इंडिया का कहाँ पहुंच चुका है, बांग्लादेश कहाँ पहुंच चुका है। हमें अपने सर जाके हमारी तरफ से प्लीज आप जाके प्राइम मिनिस्टर को ये सजेशन दें कि वो ब्यूरोक्रेसी को करें
और जो वन विंडो भाई, ऑपरेशन पे ठीक जाए, है, इस मुल्क का अब यही हाल है। सब- बहुत शुक्रिया अंजुम वकील साहब बात आपका, अहद अली शाह साहब आपका, जुल्फिकार अली मिर्जा साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान रसफ़े को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।